हेलो, आज नए प्रोग्राम के साथ इस नए हफ्ते में हम दाखिल हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। इस सेशन को भी हम जे स्मिथ के साथ शुरू करेंगे। हम जानेंगे कि बाइबल आसार कदीमा की कैसे तस्दीक करती है। हमारे साथ रहिए। मैं गुफ्तगू को थोड़ा सा तब्दील करूंगा। हम सदियों से बाइबल के मखतूतात और नए अहदनामे के मखतूतात के बारे में बात करते रहे हैं। हमने मुख्तलिफ तराजम, ज़बानों और जोग्राफियाई मकामात पर बात की है। आपने जिक्र किया था कि आज हमारे हाथ में मौजूदा यूनानी मतन की सदाकत की 99.99% की यकीन दहानी कराई जा सकती है। वाकई मैंने कुछ साल पहले एक इस्लामी स्कॉलर को जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में सुना था। उसने कहा कि उसके पास पानी का एक गिलास है और उसने कहा कि आप ईसाई कहते हैं कि नए अहदनामे का 99.99 हिस्सा हमारे लिए महफूज है, लेकिन इस पानी में थोड़ी सी भी गंदगी मिल जाए तो ये पानी के पूरे गिलास को नापाक कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ कुरान 100% खालिस है। कुरान को किसी भी परेशानी या किसी कोताही के बगैर महफूज किया गया है। और मैं यकीनन ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैं अपने मुसलमान दोस्तों के अकीदे की हरगज़ बेहुरमती नहीं कर रहा। हम किसी के मज़हब को गलत नहीं कह रहे, लेकिन यहाँ पर हम सबूत की बात करते हैं। हम बाइबल के मसवदों के सबूत की बात करते हैं और इसके साथ साथ इस्लाम के सहीफ़ों के मसवदात का मुकाबला भी करते हैं। हम तारीख़ी अशिया और नमूने की बात करते हैं जिसको कोई भी जांच सकता है, उसका मुताला कर सकता है और उसकी तशरीह कर सकता है। ये अकीदे का मसला नहीं है, ये एक तारीख़ी मसला है, ये एक साइंसी मसला है जिसे हम देख सकते हैं और फैसला कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि किसी ख़ास सहीफ़े के लिए किस तरह के सबूत मौजूद हैं। इसके लिए मखलूत सबूत हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे जब हम इसकी निशानदेही करें कि बाइबल के पास अभी भी ऐसे नुस्खों की कापियाँ हैं जिनमें कुछ कमी है, लेकिन कुरान तो बिल्कुल शुरू ही से जैसे था वैसे का वैसा ही हमारे हवाले कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा मजमून है सासन, और इसके लिए हमें बहुत सी चीज़ें करना पड़ेंगी। इसके लिए हमें ब्रिटिश म्यूज़ियम जाना पड़ेगा, उन सिक्कों पर गौर करना होगा और इस बात को भी समझना होगा कि ये सब कुछ इतना क्यों ज़रूरी है। अगर आप रस्मुल ख़त की बात करें तो हर ज़ुबान में रस्मुल ख़त बदलता है। हम अंग्रेज़ी की मिसाल लेते हैं। अगर आप 100 साल पीछे चले जाएं तो लंदन में किताबों को और तहरीर को देखें तो आपको पता चलेगा कि हर्फ एस जो है दर हकीकत हर्फ एफ की तरह है, और आज हम एफ इस्तेमाल नहीं करते हैं एस की जगह पे। ये एक आम सी बात है। रस्मुल ख़त बदलते हैं, हाथ से लिखाइयाँ बदलती हैं। जिस तरह से हमने देखा है अंग्रेज़ी रस्मुल ख़त के बारे में, बिल्कुल इसी तरह से अरबी के रस्मुल ख़त के बारे में भी है, या कुरानी रस्मुल ख़त के बारे में भी है। अरबी रस्मुल ख़त दर हकीकत नबातीनी रस्मुल ख़त से है जो कि अरामी रस्मुल ख़त से है। मुसलमान कहते हैं कि अरबी खुदा की ज़ुबान है और ये शुरू ही से मौजूद रही है, जबकि अरबी के 4वीं सदी कबल मसीह से पहले कोई दस्तावेज़ मौजूद नहीं है। ये एक नई ज़ुबान है। 4वीं सदी कबल मसीह जी, कोई हवाला मौजूद नहीं है। ये मशरक़ वस्ता के कदीम रस्मुल ख़त से निकल कर आया है, जैसे कि अरामिक है, जैसे कि क्यूनिफॉर्म है जिसे हमने ब्रितानवी म्यूज़ियम में देखा था। ये कदीम रस्मुल ख़त हैं, हत्ता कि अबरानी लोग भी इसे इस्तेमाल करते थे। जब हम अरबी रस्मुल ख़त की बात करते हैं तो यूरोप के बहुत सारे लोगों ने इस पर मुताला किया है, जैसे कि जर्मनी में मौजूद डॉक्टर गैरट पोइन, डॉक्टर वॉन बूनर, डॉक्टर ओब्लिग जैसे लोग ये कदीम अरबी रस्मुल ख़त के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। यहाँ ये सार ब्रिंकन की सारलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और इन्हीं लोगों ने हमें यह दिखाया है कि अरबी रस्मुल ख़त किस तरह से तब्दील हुआ। जैसे हमने अरबी रस्मुल ख़त को देखा है तो हमें पता चलता है कि इस पर जुग्राफियाई मोहल्ले वकू का असर होता है, नस्ली असर भी इस पर होता है। ख़ानदान ये चाहते हैं कि तहारीर उनके मुताबिक पेश की जाए। अब मसला यह है कि हमारे पास इतने पुराने मुसव्वदात मौजूद नहीं हैं। इसके लिए हमें पत्थरों पर मौजूद तहरीर को देखना होता है, या मिट्टी के बर्तनों पर मौजूद तहरीर को देखना होता है, और सिक्कों को देखना होता है। ये बेहतर तरीका है अरबी रस्मुल ख़त के बारे में जानने का कि वो किस तरह से तब्दील हुआ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम ब्रिटिश म्यूज़ियम में जाएं और वहाँ पर हम नोमैडिस कमरे में जाएं। वो पूरा कमरा इस बात की अक्कासी करता है कि किस तरह से अरबी रस्मुल ख़त बदला है। हम वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर मौजूद हम सिक्कों पर नज़र डालेंगे, उसके बाद फिर दोबारा वापस आएंगे और हम फिर बातचीत करेंगे। आइए, अब हमारे इन सवालों का जवाब लेने के लिए हमें इन सिक्कों की तरफ देखने की ज़रूरत है जो यहाँ हैं। पैनल नंबर 16 से पैनल नंबर 18 तक है। यहाँ पर एक शख्स है जिसका नाम अब्दुल मलिक है, जिसने अरबी रस्मुल ख़त मुतारिफ करवाया था। ये अरब के बहुत बड़े इस्लाहकारों में से एक के तौर पर जाना जाता था। इसी ने इस रस्मुल ख़त को इन
सिक्कों के ऊपर कंधा किया। और फिर आप देखते हैं कि ये जो रस्मुल खत है ये ना तो टुप कापी है, ना ही ये समरकंद है, बल्कि ये हिजाजी रस्मुल खत है जो कि बिल्कुल सीधा होता है। आप देख सकते हैं कि ये रस्मुल खत ऊपर और नीचे की जानिब जो है वो लिखा जाता है, और बाजुकात ये हमें थोड़ा सा परेशान भी करता है, इसलिए कि ये बिल्कुल मायल के नुस्खाजात से मिलता है जिसे हमने पहले भी देखा था। आप जरा इस रस्मुल खत को देखिए, ये अब्बासी दौर के सिक्के हैं। बनु उमैया अब्बासियों से नफरत किया करते थे। बनु उमैया ने तकरीबन 660 ईस्वी से 749 तक इस्लाम पर कंट्रोल किया। उस दौरान दारुल हुकूमत दमिश्क था, लेकिन जब अब्बासियों ने इक्तदार संभाला तो वो दारुल हुकूमत दमिश्क से बगदाद ले गए, जो आजकल इराक में है। और अब्बासी बुनियादी तौर पर अपनी ताकत का मुजाहिरा करना चाहते थे। उस वक्त में ना तो रेडियो था, ना टेलीविजन था, ना अखबारात थे जैसे आजकल हैं, लिहाजा उन्होंने सिक्कों का इस्तेमाल किया, इसीलिए आम है। ये अब्बासी ही हैं जो इस्लाम में इल्मुल अलहियात के जिम्मेदार हैं। ये अब्बासी ही हैं जो अपने नबी की पूरी शबीह के जिम्मेदार हैं। ये अब्बासी ही हैं जो उन तमाम मुसव्विदात के जिम्मेदार हैं जो आज हमारे पास मौजूद हैं। इनसे हमें पता चलता है कि ये तमाम नुस्खाजात, तमाम मुसव्विदात अब्बासी दौर से निकल कर आए हैं। अब्बासी वो लोग हैं जो बसरा, बगदाद के इलाकों में मुकीम थे। वहां अरब भी थे जिन्होंने इसके बाद उनके असर और रसूख को ख़त्म कर दिया था, और यकीनन आज फ़ारसी लोग इन्हें पसंद नहीं करते। फ़ारसी अब्बासिया से पहले दौर में जाना चाहते हैं ताकि अपनी शनाख्त को फिर से दोबारा कायम कर सकें। जो कुछ हमने ब्रिटिश म्यूज़ियम में देखा उसका खुलासा यह है कि समरकंद और टुप कापी के मुसव्विदात, जैसा कि मुसलमान दावा करते हैं कि वो उस्मानी हैं, वो उस्मानी नहीं है। वो दरअसल 9वीं सदी के कलमी नुस्खे हैं, वो 7वीं सदी के कलमी नुस्खे नहीं हैं। ये 200 साल का गैप है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम कुछ बहुत ही कदीम कलमी नुस्खों पर गौर करने जा रहे हैं जिसका कि मुसलमान दावा करते हैं। एक ऐसा नुस्खा है जो कि दूसरा कदीम तरीन नुस्खा है जिसका कि दावा किया जाता है। ये ब्रिटिश लाइब्रेरी में है, ये रिटबैट गैलरी में है। इसको 2165वां कलमी नुस्खा भी कहा जाता है या माइल का नुस्खा भी कहा जाता है। आइए इस पर निगाह डालें और इस पर गौर करें। जब आप इस नुस्खे को देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसका अंदाज़े तहरीर हिजाजी रस्मुल ख़त से है। ये अरब के हिजाज हिस्से में बहुत मशहूर था। ये अरब का वो मरकज़ी हिस्सा है जहाँ पर मक्का और मदीना मौजूद है। ये एक टेढ़ा रस्मुल ख़त है। ये सब दाएं जाविये पर हैं, और इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं माइल रस्मुल ख़त। यहाँ पर ना कोई नुक्ता है, ना ऊपर ना नीचे, और ये इस बात की अक्कासी है कि ये एक इंतहाई कदीम मतन है। अगर आप इसके बाद के मतन को देखें जिसका ताल्लुक के 9वीं सदी से है, तो इस कलमी नुस्खे में जो तरीका तहरीर है उसमें लफ्ज़ जो हैं वो बहुत लंबे हैं और उनके दरमियान एक रब्त पाया जाता है। इसके अलावा उनके दरमियान एक वक्फ़ा है, और इसके अलावा लाइन से ऊपर और नीचे उनमें नुक्ते भी हैं, सुर्ख निशानात भी मौजूद हैं। इसे हम कोफिक या अब्बासी मतन कहकर पुकारते हैं। आइए हम कुरान के इस नुस्खे पर गौर करें। यह 8वीं सदी के आखिर का है। यह मुकम्मल नहीं है। यह सिर्फ सूरह 41 तक है। इसमें ज़्यादातर कुरान का हिस्सा मौजूद नहीं है। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सिर्फ तारीखों ही पर बात ना की जाए, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों को देखा जाए। ये अभी बिल्कुल नई नई तहकीक है जो की जा रही है। अभी हमें बहुत सी नई मालूमात तलाश करनी है जो आवाम को बताने की ज़रूरत है। लेकिन ज़रूरी यह है कि हम समझ सकें कि ये दोनों नुस्खे मायल और कोफिक, इनके पास कोई जुदागाना निशानात नहीं है, ना ही कोई नुक्ते मौजूद हैं जिनके बारे में मुसलमान ये समझते हैं कि इस कदीम नुक्ता नज़र को पेश करना चाहिए। इसके बारे हम आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, 2165वां नुस्खा मायल। ये बात वाज़ेह है कि यह नुस्खा मशरकी कोफिक या अब्बासी रस्मुल ख़त से पुराना है। दिलचस्प बात यह है कि हम तमाम तमगों को देखकर उसकी तारीख का तयन कर सकते हैं। हर तमगे में एक आयत की वजाहत है। आमतौर पर ये गोल तमगे जिसे आप टुप कापी के नुस्खे में देखते हैं, या कभी कभी इसके ऊपर एक नुक्ता होता है और उसके साथ 2 नुक्ते और होते हैं, जैसे कि आप कोफिक टेक्स्ट में भी देख सकते हैं जो हमारे पास ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद है। कोफिक मतन के बारे में यह बात है कि इसमें लफ्ज़ों के दरमियान कोई जगह मौजूद नहीं थी,
بعد میں تھوڑی سی جگہ دونوں لفظوں کے درمیان بنائی گئی۔ اب ٹپ کاپی کے بارے میں مسلمان مجھے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تمغے بہت بعد میں شامل کیے گئے تھے۔ اسی وجہ سے یہ ظاہر ہے کہ یہ پہلے کا متن ہے، کیونکہ تمغے کی تزئین و آرائش صرف 8ویں صدی کے آخر ہی میں شامل کی گئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کیونکہ یہ نسخے ٹپ کاپی میں موجود ہیں، اس لیے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی پرانے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں، تمغے بہت بعد میں شامل کر دیے گئے تھے، لیکن ان کو ایڈجسٹ کرنے میں ایک خلا ہے۔ چنانچہ مسلمان مجھے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ 7ویں صدی میں لکھا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں کہ خلا کہاں پر ہے، لہٰذا اس کا تعلق 8ویں صدی سے ہے۔ مسلمان اسکالر جن میں ڈاکٹر صفادی اور ڈاکٹر مارٹن لینز اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سمرقند اور ٹپ کاپی دونوں ہی 7ویں صدی کے نسخے نہیں ہیں، وہ 8ویں صدی کے آخر یا 9ویں صدی کے شروع کے نسخے ہیں۔ 820 عیسوی کی تاریخ وہ دیتے ہیں۔ صفادی اور مارٹن لینز دونوں ہی مسلمان ہیں۔ ڈاکٹر مارٹن لینز برٹش لائبریری کی نگہبانی کرتے ہیں، وہ ان تمام کلمی نسخوں کے ذمہ دار ہیں۔ وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، جب ان کا یہ خیال ہے تو پھر ہمارا بھی یہی خیال ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ رسم الخط یا طریقہ تحریر کس طرح سے تبدیل ہوتا ہے، اصل میں یہی وہ سوال ہے جس پر ہم غور کر رہے ہیں، تو ہم حجازی رسم الخط کی بات کرتے ہیں جو کہ 2165واں نسخہ ہے۔ اس کی تاریخ 8ویں صدی کا آخر ہے، یعنی 780 عیسوی یا 790 عیسوی۔ اگر حضرت محمد کی وفات 332 عیسوی میں ہوتی ہے تو عثمانی نسخے جن کے بارے میں بخاری میں بات کی گئی ہے، جن کے بارے میں مسلمان دعویٰ کرتے ہیں اور آج وہ استعمال بھی کرتے ہیں، تو ان کی تاریخ 650 عیسوی تقریباً بنتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر وہ وسطی عہد کے نسخے کہاں ہیں؟ میں آپ کو ایک اور نسخے کی دریافت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ یمن میں 1975 میں اس کے دارالحکومت صنعا میں دریافت ہوئے۔ وہاں صنعا کی مسجد کے گنبد کو صاف کیا جا رہا تھا، اور جب وہاں اس کے جال کو کھولا گیا تو ہزاروں نسخے زمین پر آ کر گر پڑے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ویسے تو جب نسخے پرانے ہو جاتے ہیں تو انہیں کہیں نہ کہیں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اب انہوں نے گنبد میں ان نسخوں کو محفوظ کر دیا، اور ان کو محفوظ کرنے کے بعد وہ بھول گئے کہ انہوں نے یہاں پر کچھ رکھا ہوا ہے۔ جب انہوں نے ان مختلف مسودہ جات کو پڑھنا شروع کیا تو وہ پڑھتے پڑھتے ایک ایسے مسودے پر پہنچے جو ان سے پڑھا نہیں گیا۔ اس کا رسم الخط ایسا تھا کہ اس میں کوئی حرف موجود نہیں تھا، اس کے اندر کوئی نقطہ موجود نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں ہر ایک لفظ کی کئی شکلیں ہوتی ہیں اور پھر 3 مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ اس میں اگر آپ نے تیسرے درجے کو استعمال کرنا ہے تو اس میں آپ کو لاحقے اور سابقے شامل کرنا ہوتے ہیں، جس سے آپ آسانی سے ترجمہ کرتے ہیں۔ اسی لیے لفظوں کو الگ کرنے کے لیے ہمیں اوپر اور نیچے نقطوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک یو شیپ ہے، اس میں نقطے لگائیں تو وہ مختلف چیزیں بنے گی۔ اگر آپ ایک نقطہ لگائیں نا ہے، 2 لگائیں تا ہے، 3 لگائیں سا ہے، نیچے لگائیں با ہے، نیچے 2 لگائیں تو یا ہے، نا تا سا با یا۔ یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ صرف 8ویں صدی کے اوائل ہی میں شامل کیا گیا تھا۔ اب آپ جان سکتے ہیں کہ کوئی بھی رسم الخط یا طریقہ تحریر جس میں نقطے شامل نہیں وہ پرانا ہے۔ حرف اختلافی تو بعد میں شامل کیے گئے۔ اب عربی زبان کی کئی شکلیں موجود ہیں، یہ مکالمے کا حصہ بن گئی۔ اب وہی لوگ جب بغداد میں گئے، جب وہ بصرہ میں گئے یا جب وہ تہران میں گئے، یہ سارے شہر جو ہیں یہ اسٹیسیفون کہلاتے ہیں، یا جب وہ پہلوی زبان کے علاقے میں گئے تو جب پہلوی زبان نے عربی پر تجاوز کیا تو ایک نئی بولی تشکیل پا گئی۔ اسی طرح سے جب وہ شمال میں گئے، شمال میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جب وہ دمشق میں گئے